तो वेरी नाइस, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। एक बार नई एनर्जी के साथ फिर से हो जाइए तैयार। पटवारी परीक्षा एग्ज़ाम होने को 2 महीने शेष हैं, तो जी जान से लग जाइए। और सामान्य विज्ञान की इस सीरीज़ में हम क्रैश कोर्स लाएंगे, जिसमें 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको याद रखना है। जब भी इन सब जो वीडियो है इनको देखेंगे या जो भी चीज़ें हम लिख करके देते हैं, तो हो सकता है कि कंप्लीट बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल मटेरियल इसमें नहीं रहेगा। इसमें टू द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। कुछ चीज़ें जो लिखी नहीं हो सकती हैं पर जो वीडियो में बताई जाएंगी उनको भी आपको ध्यान से सुनना है। और मैं आशा करता हूं कि जो भी विज्ञान के जो प्रश्न हैं 25 प्रश्न जो आने हैं, इन जो भी वीडियो होगा इनसे बाहर नहीं जाने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं जीव विज्ञान से, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जीव विज्ञान इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है इसको। बायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का जो अध्ययन है उसको बायोलॉजी कहते हैं। ये जो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो लेमार्क और ट्रिवेरेनस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीव विज्ञान जो शब्द है उसको दिया है। सामान्य तौर पे बायोलॉजी में 2 पोर्शन होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, बॉटनी वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जो पितामह कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं, थ्रियोफ्रेस्टस, और जंतु विज्ञान के जो फादर कहे जाते हैं, अरस्तु। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद बायोलॉजी में जो जीव विज्ञान है उसमें बहुत सारी शाखाएं हैं। इन ब्रांचेज में कुछ इंपॉर्टेंट जो परीक्षा उपयोगी जो शब्द हैं वो मैं लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि जीव जंतुओं का या पौधों का वातावरण से, इन्वायरमेंट से क्या संबंध है, इनका अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। ये सब इसी तरह आते हैं। इनमें से जो कीवर्ड्स जो मैंने अंडरलाइन किए हैं आपको इनको याद रखना है, यही चीज़ें उसमें दी रहेंगी। इसके बाद ये 3 शब्द मिलते जुलते शब्द हैं, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स और यूफेनिक्स। देखिए, तो यूजेनिक्स क्या होता है, ये सीधे इसे पूछ लेगा कि यूजेनिक्स क्या है। हमेशा जब भी एग्जाम दें साइंस का, तो इंग्लिश वाले जो इंग्लिश पोर्शन है उसमें शब्द जरूर देखें। हिंदी में इसका शब्दार्थ कुछ और हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जैसे यूजेनिक्स यानी मानव विकास के कारकों का अध्ययन, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट में जरूरी हैं, उनका अध्ययन किया जाता है यूजेनिक्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट में वातावरण का क्या प्रभाव होता है, वो प्रभाव देखने के लिए जो परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है यूथेनिक्स में होता है। ये यूजेनिक्स है, GEN। जेनिक्स का मतलब इसमें फैक्टर्स, कौन कौन से कारक है जो मानव विकास के लिए उत्तरदायी हैं। यूथेनिक्स में वातावरण की कौन सी परिस्थितियां हैं जो मानव विकास के लिए उत्तरदायी हुई, वो यूथेनिक्स में है। और एक होता है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स का मतलब होता है आनुवांशिक रोग जो होते हैं उनमें आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीन या DNA लेवल पे काट छांट करके उन रोगों का इलाज किया जाता है, उसे यूफेनिक्स कहते हैं, ठीक है। PHENIS, यूफेनिक्स। तो इन तीनों शब्दों को ध्यान से देख लीजिएगा। 2 मानव विकास से संबंधित हैं, एक में मानव विकास के कारकों का अध्ययन है, एक में मानव विकास में जो वातावरण की परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन है, और एक में आनुवांशिक रोगों का अध्ययन है, ठीक है। कभी कभी ऐसा शब्द आता है, देखिए, ऑर्निथोलॉजी, ORNITHO, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी सामान्यतः इसे पक्षी विज्ञान कहा जाता है, पर पक्षी विज्ञान को इंग्लिश में जब भी ब्रांचेस पूछेगा तो ऑर्निथोलॉजी, ये शब्द पढ़ने से समझ में नहीं आता है उस समय, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी मीन्स होता है, पेलियो मीन्स होता है जीवाश्म, तो जीवाश्म का अध्ययन जो है पेलियंटोलॉजी कहलाता है। अगर पेलियो बॉटनी लिखा है यानी वनस्पति जीवाश्म है, ठीक है, और पेलियो जूलॉजी लिखा है तो जो जीव जंतु हैं उनका जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो पेलियंटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खी, मधुमक्खी एपीकल्चर, मधुमक्खी एपीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम, सेरीकल्चर रेशम। इसके बाद जेनेटिक्स आपको पता है, आनुवंशिकता का जो अध्ययन है, इसके पितामह जो है ग्रेगर जान मंडल, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद एक शब्द आता है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी मतलब जो एजिंग विज्ञान है, एजिंग का अध्ययन है, जो आदमी वयता जिसको बोलते हैं। एजिंग का मतलब जैसे बुढ़ापा आता है ना, एज जैसे जैसे होती जाती है तो वो क्यों होती है, उसका अध्ययन जीरेंटोलॉजी। शब्द थोड़ा सा कठिन है, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जीरेंटोलॉजी में किस चीज का अध्ययन है, या एजिंग का अध्ययन किस में किया जाता है, किस शाखा में, जीरेंटोलॉजी, ठीक है। मछली विज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। इक्थियो का मतलब होता है EICHTHYO, इक्थियो का मतलब होता है मछली, फिशेज, है ना।
ठीक है। तो मछली को इसको बोलेंगे हम ये इक्थियोलॉजी, ठीक है। इसके बाद एंटेमोलॉजी मतलब कीट, जो इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं, इनका अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। कवक या फंगाई जो हैं, फंगस जो लग जाती है, कवक या फफूंद जिसको बोलते हैं, उसका अध्ययन माइकोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो मतलब होता है किडनी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है हड्डी जो अस्थियां हैं उनका। ऑन्कोलॉजी जैसे कैंसर विज्ञान है ना, तो उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर का अध्ययन, ठीक है। इसके बाद फाइकोलॉजी यानी शैवाल का अध्ययन, और टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण, जो जीव जंतुओं का वर्गीकरण होता है। ये हुई जीव विज्ञान की कुछ ब्रांचेस के बारे में जो कि परीक्षा उपयोगी हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, जीव जंतु जगत को टैक्सोनॉमी जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, इसका सबसे पहले शुरू किया गया था, किसने दिया था? कैरोलस लिनियस, एक साइंटिस्ट थे। इनको वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है, कैरोलस लीनियस। इनकी एक किताब थी, ये भी किताब भी पूछी गई है, सिस्टमा नेचुरी, ठीक है, सिस्टमा नेचुरी इनकी किताब का नाम। इन्होंने प्लांट और एनिमल 2 भागों में वर्गीकरण किया था। इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जीव जगत को पूरे को 5 किंगडम में बांटा गया, ठीक है। इन 5 किंगडम को जो बांटने वाले साइंटिस्ट थे विटेकर, WHITEKER, ठीक है, विटेकर साइंटिस्ट थे। इन्होंने 5 किंगडम, सीधे प्रश्न पूछेगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो विटेकर का नाम याद रखना है। ये 5 कौन कौन से जो किंगडम थे, किंगडम का पहले नाम देख लीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल, ठीक है। इनमें शब्दों में बहुत क्लिष्टता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मोनेरा एक जगत होता है, मोनेरा, ठीक है, किंगडम। तो किंगडम मोनेरा में कौन से आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ये जीव क्या होते हैं आगे हम बताएंगे भी, आपको सिंपली समझ लीजिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। इसके बाद प्रोटिस्टा आता है, प्रोटिस्टा का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव, सामान्यतः प्रोटोजोआ, इसमें सारे प्रोटोजोआ आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं प्रोटिस्टा में। फंजाई में आपको पता है फंगस को आप मशरूम के नाम से जानते हैं, खाया भी जाता है, इसको ईस्ट के नाम से जानते हैं, ब्रेड में यूज होता है, म्यूकर है, ये सभी फंगस कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लांट, जितने भी प्लांट हैं, और एनिमल, जितने भी एनिमल थे। इस तरह से 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था विटेकर ने। अब क्षेत्रीय नाम सब जंतुओं के अलग अलग होते हैं, इसलिए एक इंटरनेशनल लेवल पे नामकरण की पद्धति कि किसी जंतु को क्या नाम दिया जाए, तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको जो दिया था कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये पूछा गया प्रश्न है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे, तो कैरोलस लीनियस को हमें याद रखना है। अब इसमें द्विनाम माने 2 नाम होते थे। इसमें 2 नाम कौन कौन से होते थे? देखिए, एक होता था वंश यानी जीनस बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा होता था जाति यानी स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज, ये 2 चीज़ों को मिल करके नामकरण किया जाता था। कुछ मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, कभी आ भी सकते हैं। जैसे मानव का है होमो सेपियंस, होमो इसका जीनस हो गया, सेपियंस इसकी स्पीसीज हो गई। इसी तरह मेढक राना टिग्रीना है, डॉग हो गया, कुत्ता हो गया कैनिस फेमिलियरिस, गेहूँ टिट्रिकम एस्टिवम, ठीक है, मटर हो गया पाइसम सटाइवम, मक्खी मस्का डोमेस्टिका, और आम मैगीफेरा इंडिका। तो इन चीज़ों को याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो युग्लिना एक प्राणी होता है, ठीक है ना, अमीबा पैरामीशियम का नाम सुना होगा, उसी प्रोटोजोआ में एक युग्लिना आता है। युग्लिना जो है एनिमल और प्लांट के मध्य की कड़ी है। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें प्लांट और एनिमल दोनों के ऑर्गेनेल लगभग पाए जाते हैं, इसलिए इसको इन दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक। अब आ जाते हैं साइटोलॉजी में, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कोशिका विज्ञान से पूछे जाते हैं। इसमें सामान्यतः हम देखेंगे कि इसको साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। अब कोशिका में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक 1665 में, रॉबर्ट हुक, ठीक है। आप कभी कभी पूछ लेता किस चीज़ में खोज की, तो कॉर्क सेल प्लांट में, प्लांट की जो कॉर्क सेल होती है उसमें, ठीक है ना, प्लांट का जो छिलका होता है उस पे, ठीक है, कॉर्क सेल पे है। इसी को क्या जीवन पूछ लेता, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन दे देगा, कोशिका है, ऊतक है, अंग है। तो कोशिका संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक। तो सेल से देखिए, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनते हैं, उसके बाद शरीर बनता है, आप जानते हैं, देख लीजिएगा। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। मोटा मोटा जो अंतर है, प्रोकैरियोटिक में अंदर जो कोशिका के केंद्रक नहीं होता है, और एक कोशिकीय जीव होते हैं ये, और यूकैरियोटिक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं, इनमें केंद्रक
उपस्थित होता है। ठीक है, तो बार बार देख लीजिए प्रोकैरियोटिक के उदाहरण कौन कौन से, जितने भी बैक्टीरिया हैं, माइकोप्लाज्मा है, सिर्फ यही शब्द पूछ लेता है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ई कोलाई, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये चीजें। अब जंतु कोशिका का ये स्ट्रक्चर आपको सामने देख लीजिए इसको गौर से। अब हम शुरू करेंगे कहाँ से, जो ग्रीन कलर है देखिए ये केंद्रक कहलाता है, ग्रीन कलर का गोला केंद्रक है। ठीक है, तो इस पे जाएंगे, देखिए केंद्रक कहाँ पे है, ये केंद्रक है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है देखिए, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक कला और क्रोमेटिन फाइबर, जिसको कि क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, इसके बाद ये देखिए गोल्गी बॉडी है, गाल्जी काय बोलते हैं, सेंट्रोसोम होता है, ये देखिए जाली जैसी ये नलिका है, इसको अंतःप्रदव्य जलिका, ये नीले रंग की नेटवर्क है ये, है ना, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्य जलिका, ये लिखा हुआ है अंतःप्रदव्य जलिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया। ठीक, अब फाइबर्स पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं। अब हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें पूछा क्या जाता है, तो पूछा ये जाता है सबसे पहली चीज़, कुछ साइंटिस्ट के नाम भी लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। जो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है उसको पुरकिंजे साइंटिस्ट का नाम है। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और कोशिका की रॉबर्ट हुक ने। इनमें नाम में कन्फ्यूजन होता है, एक में ब्राउन है एक में हुक है, सेल में रॉबर्ट हुक। ठीक है, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन एवं स्वान ये साइंटिस्ट थे। स्लाइडन ने पादप कोशिका में और स्वान ने जंतु कोशिका में सेल थ्योरी दी थी। और आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, जॉर्ज एमिल पलाडे, पलाडे का नाम, ठीक है, GE पलाडे याद रखना है, ये फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है। ठीक है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता है। फादर ऑफ DNA किसको कहा जाता है, जेम्स वाटसन, इन्होंने DNA को खोजा था। फादर ऑफ RNA किसको कहते हैं, एल ऑर्गेल को कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये भी पूछा गया है। केयरिंग मदर ऑफ सेल, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का ढांचा बनाता है सेल्स का, अंतःप्रदव्य जलिका, जो नीले रंग का हमने दिखाया था आपको इस पे, ये जो नीले रंग का जाल दिख रहा है ना, ये वाला, ये स्ट्रक्चर बनाता है, इससे पिचकती नहीं है। ठीक है, कोशिका, तो ये ध्यान देना है। अब इसके बाद क्या, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसको पावर हाउस बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, कोलिकर ने की थी। ये नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया, बेंडा ने दिया था। इसको बायोब्लास्ट नाम किसने दिया, अल्टमान एक साइंटिस्ट थे, इनको थोड़ा सा नज़र में रखना है। क्रोमोजोम की खोज किसने की थी, W फ्लेमिंग ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, W फ्लेमिंग। क्रोमोजोम, DNA, जेम्स वाटसन। गाल्जी काय नाम कैमेलियो गाल्गी के नाम पे है, देखिए गाल्गी के नाम पे ही साइंटिस्ट थे गाल्जी काय। मास्टर या डायरेक्टर ऑफ सेल्स का जो डायरेक्टर होता है, मास्टर होता है, कंट्रोलर होता है, वो केंद्रक कहलाता है। ठीक है, और फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान है ना, पैथोलॉजी, ये विर्को बोलते हैं, विर्को। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं, आपको देखना है। डिफरेंसेस मेन, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, क्रोमोसोम सर्कुलर होता है, वृत्तीय होता है, ठीक है, गोला की तरह, और इसमें रॉड की तरह होता है, ठीक, सीधा डंडा की तरह। झिल्ली युक्त कोशिका के जो अंग होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। और कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है, फिशन और बडिंग। फिशन यानी बीज से फट करके, या बडिंग यानी एक से दूसरा टुकड़ा निकल जाता है छोटा सा गोला बना के, उसको बडिंग बोलते हैं। अब हम यूकैरियोटिक की बात करें तो केंद्रक इसमें होगा, ठीक है, क्रोमोसोम एक से अधिक होंगे, झिल्ली युक्त कोशिका अंग प्रेजेंट होंगे, और जो इसमें विभाजन है माइटोसिस यानी समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों तरह का विभाजन पाया जाता है। ठीक है, उदाहरण इसके प्रोकैरियोट के बैक्टीरिया मैंने बताया था, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, और इसमें प्लांट, एनिमल, प्रोटोजोआ, फंजाई, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देख लेते हैं फटाफट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्लांट है और एनिमल में क्या डिफरेंस है, सेल वाल सिर्फ पाई जाती है प्लांट में, एनिमल में एब्सेंट, प्लांट में प्रेजेंट। प्लास्टिड यानी लावा, किसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जीव में नहीं होता है, पादप कोशिका में होता है, इसी कारण ये भोजन बना पाते हैं। सेंट्रोसोम सिर्फ जीव कोशिका में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है, विभाजन इसी के द्वारा होता है। और रिक्तिका या वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल रिक्तिका इसमें छोटी होती है जीव में, और एनिमल में बड़ी होती है। ठीक, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम आपको पता है केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, इनमें इन्हीं क्रोमोसोम में छोटे छोटे जीन्स पाए जाते हैं। पूछा गया है प्रश्न कि जीन किस चीज़ के बने होते हैं, तो जीन DNA के बने होते हैं। ये भी पूछा गया है कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो हम बताएंगे जीन। ठीक है, इसके बाद कुछ जीन की संख्या है, देखिए मानव चिंपांजियों के 2-3 के उदाहरण दिए, ये पेयर में है, ऊपर देखिए पेयर्स में, यानी अगर टोटल नंबर्स पूछेगा तो डबल करना पड़ेगा। 23 पेयर है तो 46 हो जाएगा। ठीक, गेहूं में 21 पेयर है तो 42 हो जाएगा। अब पेयर का मतलब क्या है, देखिए
पेयर को बोलते हैं डिप्लॉयड और सिंगल जब बोलते हैं तो हैप्लॉयड। उसमें पूछ लेता है पेपर में कि हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या गुणसूत्री जो क्रोमोसोम है उनकी समूह में या पेयर में युग्म में कितनी संख्या होती है। पेयर में पूछेगा तो सिर्फ नंबर पूछेगा तो 46, पेयर लगा देगा तो उसको हाफ कर देना है, ठीक है। इसके बाद कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं, उनके प्रमुख कार्य, ये अच्छा टॉपिक है, इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्रक आपको बता चुके हैं हम, कंट्रोल रूम होता है सेल का, डायरेक्टर होता है और इसी के अंदर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं, ये कोशिका श्वसन का काम करता है। यहाँ पे कोशिका, कोई पूछेगा कोशिका का श्वसन कहाँ होता है, तो श्वसन अंग कौन सा है कोशिका का, ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको पावर हाउस भी बोलते हैं। एटीपी निकलती है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एटीपी में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। गाल्जी काय, कैमेलियो गाल्गी जो था उनके नाम पे ये नामकरण, प्लांट में इनको डिक्टियोसोम बोलते हैं। इसका जो मुख्य काम है गाल्जी काय का, वो स्टोरेज और पैकेजिंग मटेरियल का काम है ना, सभी चीज़ों को स्टोर करता है। और सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और लाइसोसोम का सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है, मतलब बनाता है ना। ये गाल्जी काय हो गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जाली जैसे नीली रंग की पिछली बार हमने दिखाया था, अंदर इसमें भी देख लीजिए इस तरह की जालियां बनी होती हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये फ्रेमवर्क बनाता है, अंदर का सेल का ढांचा बनाता है और ये इसके अंदर जो नालियां होती हैं, इस तरह से पाइपलाइंस होते हैं, उन्हीं में से मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये इंपॉर्टेंट काम है। राइबोसोम आरएनए का बना होता है, प्रोटीन संश्लेषण। कोई पूछेगा कोशिका में प्रोटीन कहाँ बनता है, तो आपका आंसर होगा कहाँ पे बनता है, राइबोसोम में बनता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी अपघटनी वाले जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब वो अगर सेल में आ गए तो जो भी चीज़ उसके सामने आती है उन एंजाइम्स को, उनको वो डिसॉल्व करा देता है। इसीलिए इसकी आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम फटता है तो जितने भी एंजाइम्स है वो पूरे कहाँ जाते हैं, जीव द्रव्य में आ जाते हैं और वो सारे ऑर्गन्स को खत्म कर देते हैं, तो इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। सीधे प्रश्न पूछा जाता है ना, लाइसोसोम। सेंट्रोसोम ये केवल जीव कोशिका में पाए जाते